am from Youth Academy. So today we will learn about the topic which is related to Constitution. Constitution, yes. So what will be the topic here? Constitution means संविधान. संविधान क्या है शायद हम सभी जानते हैं, पर जब ये डिफाइन करने की बारी आती है, आंसर राइटिंग की बारी आती है, तो शायद हम उस तरीके से नहीं लिख पाते जिस तरीके से एग्जामिनर चाहता है या वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम चाहता है। तो प्लीज़ चिंता मत कीजिए, मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा और आपको पूरे कंटेंट प्रोवाइड करूँगा जिससे आप अपने आंसर राइटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आज हम क्या क्या टॉपिक लेंगे इसमें? व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पहला टॉपिक ये हो जाएगा। दूसरा, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ स्पेशल लीगल सेंटिटी। यू नो, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ स्पेशल लीगल सेंटिटी। सेंटिटी मीन्स समथिंग सैक्रेड, या होली भी कहते हैं इसे, जो पवित्र हो। जो हम कहते हैं कि लीगल भाषा में, लीगल टर्म्स में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पवित्र पुस्तक है। तो इसका दर्जा क्यों दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, ये हम जानेंगे आज। इसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ये सब पूरी गहराई से समझेंगे। और एक आखिरी टॉपिक आज के लिए वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से हम क्या समझते हैं, इसके बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पहले टॉपिक से, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आप सब इससे अवगत होंगे, पर हम इसको एक वेल डिफाइंड मैनर में अभी पढ़ेंगे कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल एंड द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ ए नेशन। क्यों कहते हैं हम, ये लिखा भी गया है, ये पूरी तरीके से मैंने प्रोवाइड किया हुआ है एक एक वर्ड में, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं अभी पूरी तरीके से समझाऊंगा भी, इससे समझने में और लिखने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ ए नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ ए नेशन। फंडामेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इन अ लीगल टर्म इट कम फर्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पहला डॉक्यूमेंट होता है जो सबसे पहले आता है, उसके बाद जो भी लॉज होते हैं, ऑल अदर लॉज कम्स आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फंडामेंटल। आई होप इट इज क्लियर। अब आते हैं ऑर्गेनिक पार्ट पे। ऑर्गेनिक, फंडामेंटल को ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं? ऑर्गेनिक मीन्स समथिंग हैव लिविंग फीचर्स, जिसमें जीवन जैसी कुछ संरचना हो। जैसे जीवन में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं बाय अमेंडमेंट एज पर आर्टिकल 368। ये हम आगे जानेंगे, पर अभी के लिए इतना काफ़ी है कि ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ ए नेशन। अब यहाँ से जानते हैं, दैट एस्टैब्लिशेस द कंसेप्शन, कैरेक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। क्या इस्टेब्लिश करता है? कंसेप्शन। कंसेप्शन मीन्स होता है क्रिएटिंग समथिंग। जैसे हम गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं, तो ये कहाँ लिखा गया है कि किस तरीके से इसका मैनर क्या होगा, इलेक्शन का, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। हाउ गवर्नमेंट विल बी क्रिएटेड, या कोई बॉडी क्रिएट करते हैं हम, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। एंड द कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर कैसा होगा? सोशलिस्ट होगा, सोसाइटी का, सॉवरेन होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, एज पर ऑफ द प्रीएम्बल वी विल लुक इनटू आफ्टर इट। बट फॉर नाउ कैरेक्टर कैसा होगा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, दैट्स वाई इस वर्ड को भी हमने डेफिनेशन में लिया है। एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डिजाइनिंग समथिंग, लाइक
यहाँ पे एक नोट पैड लेते हैं समझाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डिजाइनिंग समथिंग। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। तो उसका स्ट्रक्चर ढांचा कैसा होगा? एग्जीक्यूटिव, we can say just legislative, we did not have to circle it, and judiciary. It's the structure of parliamentary form of government, and on upper side there is the president, as we all know. And after it, in presidential form of government, there will be three separate body, like executive is separate from legislative and judiciary. ये तीनों अलग अलग पार्ट होंगे। ये होता है पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये यूएसए में है इसका स्ट्रक्चर। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है कि डिज़ाइनिंग समथिंग, जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनानी है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए हमने इस वर्ड को भी लिया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। as well as आगे as well as it determines the extent of sovereign power of the government, कि एरियाज और एरियाज क्या होंगे, किस हद तक गवर्नमेंट फैसले ले सकती है, क्या फैसले ले सकती है। देयर शुड बी चेक्स एंड बैलेंस ओवर द गवर्नमेंट और नॉट, ये सब भी इसमें लिखा होगा कि गवर्नमेंट किस हद तक कदम उठा सकती है। एंड द मैनर इन विच पावर दिस टू बी एक्सरसाइज, और इन पावर को कैसे यूज करेगी गवर्नमेंट, ये भी किसमें लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। And I hope, and there is also one definition I want to add in it. मैं एक छोटी सी definition और add करना चाहता हूँ उसमें। After it, we can say in short, हम short terms में कह सकते हैं Constitution is the rule book of a country। हम शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रूल बुक होती है कोई सी भी कंट्री की। एंड ऑल अदर लॉज एंड कस्टम, जो भी चलन में होता है, कस्टम्स, in order to be valid shall have to conform to Constitution of India। Constitution हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक होती है, डॉक्यूमेंटेड बुक होती है किसी भी कंट्री की। एंड जो भी अदर लॉज होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उनको वैलिड रहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करना पड़ता है, या उनको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहना पड़ता है, वरना वो क्या कहलाएंगे? नल एंड वॉइड हो जाएंगे। इसको एक अच्छे से फॉर्म में लिख देता हूँ आपके लिए। In short, Constitution the rule book of a country, and ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, एंड ऑल अदर लॉज एंड कस्टम
order to be valid shall have to conform to the Constitution of India. That's the valid definition for it. And हम क्यों कहते हैं कि कोई भी लॉज है, सॉरी यार लॉज की स्पेलिंग कर दूँ, LAWS, लॉज और कस्टम्स। लॉज और कस्टम्स एग्जांपल देख लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं रहकर बाहर अपना ही अलग स्वरूप अपना रहे थे, उनके साथ क्या हुआ। जैसे कस्टम्स का एग्जांपल है, कस्टम्स में आ जाएगा सती प्रथा, डाउरी प्रोविजन, चाइल्ड मैरिज एक्ट, ऐसे ही बहुत सारे कस्टम्स हैं जो नहीं रहे क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम नहीं कर रहे थे। ये इनह्यूमैनिटी के तौर पर थे एक तरीके से। आप सब इससे अवगत होंगे या हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। चाइल्ड मैरिज एक्ट, सती प्रथा। एंड लॉज में एग्जांपल ले लेते हैं। NJC तो आपने सुना ही होगा। एज UPSC एस्पिरेंट इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यू कैन से। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 में आया था, जो कि अब नहीं रहा बिकॉज इसके इट हैज़ मोर इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव टू चूज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो इसको हटा दिया गया। एंड अनदर लॉज का एग्जांपल हो सकता है जो अब इट हैज़ बीन रिपील्ड नाउ, इट इज़ सेक्शन 377 और होमोसेक्सुअलिटी, नाउ इट इज़ नॉट अ क्राइम। सो ये सब क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। सो अब ये नहीं रहे, इनको रिपील कर दिया गया। इसलिए कहते हैं कि जो भी लॉज और कस्टम है उनको वैलिड रहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करना पड़ेगा। नाउ लेट्स बैक ऑन द टॉपिक। तो आई होप कॉन्स्टिट्यूशन आपको सही समझ में आ गया होगा, और आपको ये सब समझने के बाद याद रखने में उतनी समस्या नहीं होगी। नाउ लेट्स बैक ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, which is constitution has special legal sanctity. Special legal sanctity क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन की? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अपनी पावर कहाँ से डिराइव करता है, लोगों से। और ये कहाँ पर लिखा गया है या फिर कहाँ से पता चलता है कि लोगों से वो अपनी पावर डिराइव करता है? ये प्रियम्बल से पता चलता है, वहाँ लिखा गया है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign secular, and after it is also written in we give it to ourselves. So constitution में लिखा गया है, constitution sorry preamble में लिखा गया and preamble इसका proof है, इसलिए इसको अपने definition में भी लिया गया। Constitution has a special legal sanctity since it's derive its power and authority from people directly. कहाँ से डायरेक्टली अपनी पावर कहाँ से, अथॉरिटी कहाँ से लेती है, पीपल से। पीपल डायरेक्टली, यहाँ तक हो गया। एज एविडेंट फ्रॉम द प्रियम्बल, ये हमें कहाँ से पता चलता है, प्रियम्बल से, यहाँ तक भी हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट्स रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर स्टेट एंड द सिटीजन्स। स्टेट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट लोगों के लिए क्या करेगी, सिटीजन की क्या कर्तव्य होंगे अपने सरकार के प्रति, ये सब लिखा गया है इसमें। ये भी रेगुलेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नाउ अनदर क्वेश्चन, द थर्ड वन। अभी हमने अभी तक पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसको स्पेशल लीगल सैंक्टिटी का दर्जा क्यों दिया गया है। अब जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। फिलोसफी
अंडरलाइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिप्रेजेंटेड इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो भी फिलोसफी कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो भी उसमें डीपीएसपी दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जो भी समाज को में एक एक समाज को सुधारने के लिए जो भी कर्तव्य दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कहाँ सबसे पहले वो कहाँ प्रेजेंट था, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू लाया गया, इसमें प्रेजेंट था। Philosophy underlying Indian Constitution was represented in objective resolution, which was moved in the first session of Constitutional Assembly by पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया ऑन 13 दिसंबर 1946। ये डेट याद रखने की जरूरत है कि कब प्रेजेंट किया गया। एंड अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। Now for it, I hope it is clear for now. And the main provisions, अब इसमें provisions देख लेते हैं कि क्या क्या provisions थे। The main provisions in objective resolution was India to be democratic। इंडिया को कैसा बनाना है? डेमोक्रेटिक बनाना है, सॉवरेन बनाना है, रिपब्लिक होना चाहिए। ये प्रोविजन इसमें मेंशन किए गए थे। एंड इंडिया टू हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। आई होप यू आर अवेयर अबाउट इट, व्हाट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो सेंटर और स्टेट का स्ट्रक्चर बनाती है, जो दोनों के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसको हम आगे और गहराई से समझेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। distribution between center and state and to provide a freedom of। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सोच क्या रखी गई थी, हम लोगों को क्या देंगे? थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, कि वो अपने चीज़ों, अपने व्यवहार, अपनी फीलिंग्स, अपने सोच को सही से व्यक्त कर सके। बिलीव, फेथ, वर्शिप, इन सबका एक ही मतलब होता है। सो डोंट बी कंफ्यूज विद इट, बस आपको ये याद रखना है। एंड द लास्ट, it is the same, it is also under the objective resolution and thought to provide adequate safeguard to minority। हमारी सोच क्या थी? हम माइनॉरिटी को की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनको एक समान अवसर प्रदान करने के लिए हम कदम उठाएंगे। पीपल फ्रॉम बैकवर्ड, ट्राइबल एंड ट्राइबल एरियाज, माइनॉरिटी, बैकवर्ड, ट्राइबल एरियाज, क्योंकि ये सब पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, इनको ज़्यादा रिसोर्सेज कह सकते हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, वरना ये और भी पिछड़े बन सकते हैं। इसलिए इसको हम और गहराई से समझेंगे आगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। सेफगार्ड टू माइनॉरिटी एंड पीपल फ्रॉम बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड टू अटेन, इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल वर्ड, टू अटेन एंड राइटफुल ऑनर एंड प्लेस इन अ वर्ल्ड। हमारा संविधान हम अपने भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, हम अपने छवि को दिखाना चाहते थे कि ये पूरे विश्व के लिए काम कर रहा हो, हम लोगों की भलाई के लिए काम करें, ताकि लोगों का भला हो और हमारी जो पृथ्वी है उस वो एक शांतिपूर्वक ढंग से चल सके। टू अटेन राइटफुल एंड ऑनर प्लेस इन अ वर्ल्ड एंड मेक विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, हमें एक कॉन्ट्रीब्यूशन देना था, देना होगा या देना है as per our constitutional assembly, to promote the promotion of world peace and welfare of mankind। ताकि किसका प्रमोशन हो सके? विश्व को शांति की ओर ले जाया जा सके, और जो भलाई है, वेलफेयर, मानव जाति का, उससे कल्याण हो सके। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इतना था, इसके बिहाफ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। नाउ लेट्स move on next topic which is constitutionalism। I hope इतना अभी तक समझ आया होगा। अभी तक हमने पढ़ा संविधान क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, और संविधान को एक स्पेशल लीगल एंटिटी का दर्जा क्यों दिया गया। 3 टॉपिक हो गए, ये चौथा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आई थिंक इसकी स्पेलिंग
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यस नाउ इट इज फाइन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम हैविंग अ लिमिटेड गवर्नमेंट, किसमें होती है? लिमिटेड गवर्नमेंट, जिसमें लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब वो अपने दायरे में रह के काम करेगी, वो अपने मन से कुछ नहीं कर देगी। देर विल बी अ कोडिफाइंग बुक ऑन बिहाफ, दे टेक एक्शन लाइक कॉन्स्टिट्यूशन। सो वो अपने दायरे में रह के काम करेगी, एंड दैट इज़ अ गवर्नेंस सेटअप, उस पावर्स आर वेल डिफाइंड। एक गवर्नमेंट होगी, उसकी पावर कैसी होगी? वेल डिफाइंड, पूरी तरीके से लिखी हुई होगी, उसके दायरे में रह के। जैसे हमारे संविधान में गवर्नमेंट की पावर लिखी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अपने फैसले ले सकते हैं, लोगों के प्रति कैसे कल्याणकारी एक राज्य की व्यवस्था बना सकते हैं, ये सब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो यही है, उसकी पावर वेल डिफाइंड होगी विद इन द लिमिट्स, एंड इट इज़ नॉट आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मीन्स वो अपने मनमाने ढंग से कुछ कदम नहीं उठा सकती। एंड इन इट्स परफॉर्मेंस, आर्बिट्रेरी नहीं होगी अपनी परफॉर्मेंस में, एंड दैट इज द सिस्टम हैविंग अ लिमिटेड गवर्नमेंट। इसी को कहते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट का सिस्टम, जो अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सके, एंड उसकी पावर क्या हो? वेल डिफाइंड हो विद इन द कोडिफाइंग डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज अनलिमिटेड गवर्नमेंट, तो हमें लिमिटेड गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अनलिमिटेड गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जो पावर होती है वो उसे कंसंट्रेट कर देती है कुछ ही हाथों में। आपने नेपोटिज्म का नाम भी सुना होगा, अपने भाई भतीजावाद। तो अपने जो पावर है वो कुछ लोगों में विस्थापित या विभाजित कर सकती है, जिसके कारण क्या हो सकता है? ये एनकरेज करता है करप्शन को, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ पीपल और कॉमन मैन यहाँ ऐड कर देते हैं। एंड द प्रोविजंस विच एंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आर। तो ये तो हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एक लिमिटेड गवर्नमेंट, जो कि अनलिमिटेड गवर्नमेंट ना हो। लिमिटेड गवर्नमेंट, अनलिमिटेड गवर्नमेंट हमने समझ लिया। अब कैसे बना सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? कैसे पता चलता है कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है? फर्स्ट, देयर आर प्रोविजंस, their provision which ensure constitutionalism are first, constitution which is democratically made। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। देयर आर सम कंट्रीज वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, पर फिर भी वहाँ की सरकारें अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने के लिए। बट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए? लोगों के द्वारा बनाया होना चाहिए, लोगों के द्वारा बनाया होना चाहिए। तभी तो जनता अपने बारे में समझेगी कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, लोग कैसे फैसले लेंगे, किन आधारों पे लेंगे, ताकि वो अकाउंटेबल बन सके गवर्नमेंट हमारी लोगों के प्रति, आर्बिट्रेरी अपने मनमाने ढंग से काम न कर सके। इसलिए जो डॉक्यूमेंट होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो लोगों के द्वारा बना होना चाहिए, डेमोक्रेटिकली यहाँ लिखा गया है इसलिए। सेकेंड, तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ा, अब आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या है। सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर अलोंग विद चेक्स एंड बैलेंसेस। जो भी शक्तियों का बंटवारा होगा उस पर एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसकी नज़र होगी कि ये फैसले या जो भी वेलफेयर स्कीम बनाई गई है या जो फैसले लिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है या नहीं, वो लोगों को सही ढंग से प्रभावित करते हैं या नहीं। तो इसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई जाएगी, जिसके तहत इन केस अगर किसी लोगों का एक्सप्लॉयटेशन या उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो वो जुडिशरी के पास जाके अपने समाधान को देख सकते हैं या अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रावधान भी करती है।
तो इससे पता चलता है कि उस देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। पहला होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक रूप से बना हो, तीसरा होना चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इससे हमें क्या पता चलता है कि उस देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। अब आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नॉट ओनली प्लेसेस द लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या करती है, वो सिर्फ गवर्नमेंट की पावर को लिमिट नहीं करती, बल्कि लोगों की पावर को भी लिमिट करती है, ताकि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके। joined by the people and so that people don't become indisciplined or responsible। तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। पहला फैक्टर, उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन होना ही काफ़ी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिकली लोगों के द्वारा बनाया गया होना चाहिए। और तीसरा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, जुडिशरी का हस्तक्षेप होना चाहिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी रह सके उस कंट्री में, क्या फैसले सही हुए हैं क्या गलत। और लास्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली पुट्स द लिमिट ऑन द गवर्नमेंट बट इट पुट्स द लिमिट एज वेल एज द सिटीजन ऑल्सो, ताकि वो अपने फैसले का दुरुपयोग ना कर सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप समझ आया आज जो भी मैंने समझाया। पहला टॉपिक हमने पढ़ा व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्पेशल लीगल एंटिटी का दर्जा क्यों दिया गया। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही हमने बाद में संविधान के रूप में अपनाया। और आगे की क्लास में हम प्रेम्बल और भी कई टॉपिक देखेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। और लास्ट हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, अगर किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है तो उसके क्या क्या फैक्टर होने आवश्यक है। तो आई होप कि आप ये सब याद रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।